फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। और वेग के फॉर्मूले के बाद हमारे पास दो कंडीशन थी, जब कण O से A की ओर आए और A से O की ओर जाए। तो दोनों कंडीशन में हमने x की स्थिति देख ली, उस कण की स्थिति देख ली और उस स्थिर बिंदु से उनकी दूरी हमने निकाल ली और हमारे पास दो मान आए थे x के, एक जब O से A की तरफ जाए और दूसरा मान था जब A से O की तरफ आए। इन दोनों कंडीशंस के बाद हमारी आती है कुछ परिभाषाएं। तो कल उन परिभाषाओं को हमने देखा था और सबसे पहले जो हमारी परिभाषा थी वो थी आयाम की। आयाम क्या होती है? स्थिर बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ से कण अपनी गति प्रारंभ करता है और उसके विपरीत दिशा में उसकी दूरी ओ ए बराबर ओ डैश ए बराबर ए, ये कहलाता है उसका आयाम। ठीक है। थर्ड है हमारा आवर्तकाल। थर्ड क्या है हमारा? आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और आवर्तकाल की परिभाषा हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी कि आवर्तकाल क्या होता है कि कोई निश्चित समय अंतराल जिसमें कण पुनः लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है और एक ही दिशा में चलता है और उसका वेग भी क्या रहता है? समान रहता है। उसे कहते हैं सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम आगे करेंगे। लिखो सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। तो देखो, इस सरल आवर्त गति के आवर्तकाल की परिभाषा हम पढ़ चुके थे, पढ़ ली थी ना हम। अब हम लिखेंगे किसी समय t पर बल केंद्र से कण की दूरी, किसी समय t पर, किसी समय कोई भी हमने एक टाइम मान लिया और वो टाइम हमने माना है t, ठीक है, पर बल केंद्र, बल किसी समय t पर बल केंद्र से कण की दूरी, कण की दूरी। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और जब हमने कहाँ से कह रहा है? वो बल केंद्र से। और बल केंद्र क्या होता है? एक स्थिर बिंदु होता है। और स्थिर बिंदु हमने क्या माना हुआ है कि जब कोई कण गति करता है तो O से, मतलब O फिक्स्ड पॉइंट है, A एक पॉइंट है जहाँ से कण गति कर रहा है। अब बल केंद्र से कण की दूरी देखनी है। इस बल केंद्र से इस कण की क्या देखनी है? दूरी, मतलब x। और जो हमारा x का मान कल आया था वो क्या आया था? जब हम स्थिर बिंदु से जाए a sin रूट म्यू टी, यही था ना। कब बल केंद्र से दूरी हमने यही निकाली थी, x बराबर a sin रूट म्यू टी। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कि आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसको किसके इक्वल कर सकते हैं हम? x इक्वल टू a साइन। अगर मैं इसको 2n पाई में ऐड करती हूँ तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ये वैल्यू कहाँ चेंज होती हैं? 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। 180 और 360 डिग्री पर क्या रहती हैं? वैल्यू सेम रहती हैं। यानी कि साइन है तो साइन साइन रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा। अगर इसमें हम पाई और 270 जोड़ते हैं, इट मीन्स वो क्या होगा? जो साइन है वो किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस जो हमारे पास समीकरण है इसको एज इट इज़ ही रख दिया। और इस जो कोण है हमारे पास, इसमें मैंने 2n पाई जोड़ दिया। और 2n पाई जोड़ने पर इस समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या आ गया? a साइन 2n पाई प्लस रूट म्यू टी। ठीक है, आफ्टर देन मैंने
म्यू को बाहर ले लिया। म्यू क्या है, एक अचर है और अचर को मैंने इस कोण से बाहर लिया। देखो जैसे कि ए साइन, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जब हम जो आवर्तकाल का सूत्र निकालेंगे वही क्या होगा, हमारा सरल आवर्त गति का आवर्तकाल होता है। मीन्स x बराबर ए साइन, मैंने ले लिया अंडर रूट म्यू को बाहर, और जब मैं अंडर रूट म्यू को बाहर लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2n पाई अपॉन रूट म्यू प्लस का t। जब रूट म्यू को गुना करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्या किया है मैंने, इस इक्वेशन में से रूट म्यू को बाहर ले लिया, ठीक है। इसमें रूट म्यू नहीं है तो इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से बाहर आगे क्या बचेगा, सिर्फ टी बचेगा। तो इस तरह से जो हमारी कण की स्थिति थी, बल केंद्र से गति केंद्र से कण की दूरी थी, वो क्या थी, x बराबर a साइन रूट म्यू टी। इसमें हमने 2n पाई ही क्यों ऐड किया, हम पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 भी ऐड कर सकते थे, लेकिन पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, अगर हम इन दोनों को लिखते तो ये जो साइन है ये किस में चेंज हो जाता, कॉस में चेंज हो जाता, और अगर 3 पाई बाई 2 लिखते तो ये माइनस में चेंज हो जाता। लेकिन हमें इस कंडीशन को एज इट इज रखना था, और एज इट इज कब रखेंगे, जब हम क्या जोड़ेंगे उसमें, 360 डिग्री ऐड करेंगे। तो मैंने कितना ऐड कर दिया, 2n पाई ऐड कर दिया प्लस का रूट म्यू टी, और यहाँ से मैंने अंडर रूट म्यू को बाहर ले लिया। ठीक है, नोट करो इतना। नोट करो यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है वेग, और वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, लिखो x का t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो v हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ देखो a क्या है, आयाम, और आयाम क्या रहता है हमारा, स्थिर रहता है, आयाम में कोई चेंज नहीं होगा। a एज इट इज रहा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। रूट म्यू ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, 2n पाई रूट म्यू प्लस का t। ठीक है, v बराबर a कॉस, रूट म्यू भी क्या है, अचर है, वो भी क्या लिख दिया हमने, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2n पाई क्या है, 2n पाई अचर है, और अचर है तो यहाँ से हमने क्या किया, यानी कि मैंने यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर दिया इनटू, इसी के आगे लिखेंगे हम, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ए कॉस कॉस रूट म्यू। ठीक है, और जब हम 2n पाई अपॉन रूट म्यू का करेंगे, यहाँ से मैंने इनको देखो इस तरह से लिख देती हूँ, 2n पाई प्लस का रूट म्यू टी अपॉन रूट म्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आवर्तकाल का वेग आएगा, देखो यहाँ से हम जब इसका अवकलन कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा टफ आएगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मैं आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन पे, जो थी ना, जिसको मैंने 2n पाई लिखा था उसी पे। इसी का ही मैं क्या करूंगी, t के सापेक्ष करते हैं, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt
ए एज इट इज साइन का कॉस, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया था, रूट म्यू को बाहर लिया था, तो रूट म्यू बाहर बचा, ठीक है। जब रूट म्यू बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2n पाई रूट म्यू प्लस का टी। इसका क्या किया मैंने, दोबारा एलसीएम लिया, दोबारा एलसीएम लिया। अब देखो ए ए साइन का कॉस, रूट म्यू बाहर लिया था, रूट म्यू बाहर आ गया, 2n पाई अपॉन रूट म्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इसका टी के सापेक्ष हो जाएगा 0, और ये क्या बचा, रूट म्यू टी बचा, डॉट, और रूट म्यू टी का क्या हो जाएगा, रूट म्यू और टी का हो गया 1। मतलब जो हमारे पास वेग आएगा वो आएगा ए रूट म्यू कॉस रूट म्यू, ठीक है, और इससे पहले लगेगा टी। आ गया समझ में? मैं आपको एक और वे से समझाती हूँ इसको, देखो इस वाली इक्वेशन को मैंने लिखा x इक्वल टू ए साइन रूट म्यू, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2n पाई रूट म्यू प्लस का t, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इस इक्वेशन को क्या किया मैंने, x इक्वल टू ए साइन रूट म्यू 2n पाई प्लस का रूट म्यू टी अपॉन रूट म्यू, क्या किया अंदर, अंडर रूट म्यू को एलसीएम ले लिया और ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो ए साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, रूट म्यू, और ये पूरी एज इट इज रही, एज इट इज रहा, डॉट, जैसे कि हम cos 2x का करते हैं ना, cos 2x का क्या होता है, माइनस का साइन 2x, जो भी cos के बाद है वो पहले एज इट इज आएगा, और जब 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब इसके बाद जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी वो हमें देखना है। देखो यहाँ से v बराबर आ गया a cos रूट म्यू, 2n पाई अपॉन रूट म्यू क्या हो जाएगा, एक अचर हो जाएगा, और रूट म्यू टी का क्या हो जाएगा, रूट का म्यू, डॉट 1, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो वेग आएगा वो आएगा a cos रूट म्यू रूट म्यू 2n पाई अपॉन रूट म्यू प्लस का t, और जो ये रूट म्यू है इसको मैं लिख देती हूँ आगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से वेग आ गया, ये तो हो गया हमारा उसका कण की दूरी, और ये कण की दूरी में जब हमने परिवर्तन किया तो हमारे पास आ गया वेग। यहाँ से आप लोगों को कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ क्या है कि जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, सिर्फ आपको ये समझना है कि 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ये चीज़ों में आप मत जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके काम आने वाली भी नहीं है। आपके काम क्या आएगा, जो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ हमने क्या निकाला, टी का मान निकाला, और टी का मान क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, ठीक है। और अगर आपसे नॉर्मली वेग का फॉर्मूला पूछ जाए तो वेग का फॉर्मूला ये आ गया, और उसकी कण की दूरी का फॉर्मूला ये आ गया, नोट कर लो इसे।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आवृत्ति, ठीक है, कि आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आवृत्ति में देखो, इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को, इकाई समय में इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या को गति की आवृत्ति कहते हैं। संख्या को सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। जो आवृत्ति है उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? n से। लिखो, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है, 11th 12th में ही पढ़ लेते हैं। तो n बराबर क्या होता है? जो उसका आवर्तकाल होता है उसका व्युत्क्रम ही क्या होता है? हमारी आवृत्ति होती है। तो n बराबर 1 अपॉन क्या था? 2 पाई अपॉन रूट म्यू। मीन्स जो n बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा रूट म्यू अपॉन 2 पाई। ये होता है सरल आवर्त गति की आवृत्ति। नोट करो इसे। अब हम जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है हमारी आदि कोण या कोणांक की। क्या परिभाषा है? आदि कोण या फिर कोणांक की। ठीक है, तो लिखो अपनी नेक्स्ट, आदि कोण या कोणांक या कला कोण। आदि कोण, कोणांक या कला कोण। आदि कोण, कोणांक या फिर कला कोण। ठीक है, लिखो इसमें, माना कि कण की गति का समीकरण, माना कि कण की गति का समीकरण। तो सरल आवर्त गति की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो हमने वहां से कण की गति का समीकरण निकाला था कि जो उसका त्वरण होता है वो दूरी माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रही थी और x उस दूरी के समानुपाती होता है। मींस जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है वो माइनस के म्यू x के इक्वल होता है। त्वरण क्या होता है? d2x, यानी कि d ये क्या होता है? dx अपॉन dt, वेग। और जब इस वेग में हम परिवर्तन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा त्वरण हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम d2x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। माइनस का म्यू x, म्यू क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका व्यापक हल। क्या करेंगे? व्यापक हल। और जब हम इसका व्यापक हल करेंगे तो हमने सरल आवर्त गति में पढ़ा था। ठीक है, सरल आवर्त गति की जब हमने परिभाषा देखी थी और उसको हमने हल किया था तो हमारे पास जो व्यापक हल था वो क्या आया था इसका? देखो, d2x dx अपॉन dt
डी अपॉन डी टी, यही होता है d2x इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। दोनों तरफ हम क्या करें, समाकलन कर देते हैं, और समाकलन करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, मान लिया उस कांस्टेंट को मैंने c1, ठीक है। तो अवकलन से समाकलन कट जाएगा, क्या बचेगा, dx अपॉन dt, माइनस का म्यू कांस्टेंट है और x²/2 प्लस का c1, ठीक है। तो जब x बराबर a दूरी है, प्रारंभ में, कहाँ कब चल रहे हैं हम, प्रारंभ में, प्रारंभ में x बराबर a, या फिर मैं आपको इसका सीधा लिखवा देती हूँ क्योंकि ये आपको कहीं सॉल्व करना नहीं है, बिना बात आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखो आपको मैंने ये सॉल्व करवा चुकी हूँ, कहाँ पे, जब हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था ना वहां पर, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो इसका लिखो व्यापक हल इक्वल टू x बराबर a cos रूट म्यू टी प्लस का b, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, देख लेना इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। a और b क्या है, अचर है, तो b को आदि कोण कहते हैं और अंडर रूट म्यू टी प्लस b गति का कोणांक या कला कोण कहलाता है, ठीक है। मैं आपको टॉपिक भी बता देती हूँ कि किस टॉपिक में हमने इसको पूरा हल किया था और हमने निकाला था। एक मिनट रुको, देखो आप लोग देख लेना, मुझे काफी टाइम लग जाएगा देखने में इस टाइम, ठीक है। लिखो यहाँ b अचर, और जो b अचर है इसे कहते हैं हम कला कोण, क्या कहते हैं, कला कोण या फिर आदि कोण। दूसरा नाम क्या लिख सकते हो इसका, आदि कोण, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, वो क्या पूछा जाता है कि इस b को क्या कहते हैं। और जो आपका ये रूट म्यू टी प्लस b है, इसे हम कहते हैं कला कोण या कोणांक, कला कोण या फिर कोणांक। और अगर आप लोग बोलो तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रूफ भी करवा दूंगी, ठीक है, कि किस तरह से निकला है। वैसे आपका ये कोई काम नहीं आएगा ना, आपसे ये पूछा जाएगा किसको प्रूफ करो। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि आदि कोण, कोणांक व कला कोण किसे कहते हैं। तो क्या करोगे, कण की गति का समीकरण लिख दो और उसका क्या दिखा दो, व्यापक हल दिखा दो, जहाँ b अचर है जिसे आदि कोण कहते हैं, रूट म्यू टी प्लस b जिसे कला कोण या कोणांक कहते हैं। ये इसके बाद हम देखेंगे सरल आवर्त गति का ज्यामितीय रूप। क्या देखेंगे, सरल आवर्त गति का ज्यामितीय रूप, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। तो सरल आवर्त गति का ज्यामितीय रूप, ठीक है। इसका सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। एक हमने कोई वृत्त लिया जिसमें सेम वही कि एक सरल रेखा में गति होगी, एक स्थिर बिंदु है, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए डैश, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, माना t समय में कोई कण बिंदु P पर है, ठीक है, और ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, और हम बिंदु P से OA पर एक लंब डालते हैं, जो लंब हो गया हमारा PM, और जो O से P की जो दूरी है मीन्स क्या है, एक त्रिज्या, और जिसको हमने कितना माना हुआ है A।
चित्र बनाओ, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे किसी वृत्त में यदि कोई कण, किसी वृत्त में यदि कोई कण, किसी वृत्त में यदि कोई कण अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है तो कोई कण अचर कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा से चलता है तो ओमेगा से चलता है तो उससे वृत्त के किसी व्यास पर, उसके वृत्त के किसी व्यास पर लंबपाद उसके व्यास पर, वृत्त के किसी व्यास पर लंबपाद एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। मीन्स, तो देखो कोणीय वेग ओमेगा से चल रहा है तो उसके वृत्त के किसी व्यास पर लंबपाद, ठीक है, क्या हो गया, ये व्यास हो गया और व्यास पर क्या हो गया, एक लंबपाद हो गया। लिखो आगे, एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है, एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। अब ये किस तरह से अनुसरण करेगा उसको अब हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, नोट करो यहां तक। तो इसको हम कल सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। आज मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखो, एक वृत्तीय पथ में क्या हो रही है, गति हो रही है, ठीक है, और एक सरल रेखा में कोई एक स्थिर बिंदु क्या है, ओ, ओ से स्थिर बिंदु कोई कण गति करता हुआ बिंदु P पर पहुंच जाता है और उस स्थिर बिंदु से उस बिंदु की दूरी कितनी है, a, और जो बिंदु P है उससे हमने उस व्यास पर एक लंब डाला, क्या, PM। जो P बिंदु है वो इस व्यास के साथ थीटा कोण बनाता है। किसी वृत्त में यदि कोई कण अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है तो उसके वृत्त के किसी व्यास के लंबपाद पर एक सरल आवर्त गति का अनुसरण करेगा, ठीक है, नोट करो यहां तक।